आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की जंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई सभाएं और रोड शो करने वाले हैं। 5 चुनावी कार्यक्रम जिसमें वो हिस्सा लेंगे। पिथौरागढ़ और इसके अलावा चंपावत में वो पहुंचेंगे। लोहाघाट में प्रचार करेंगे। पिथौरागढ़ में 11 बजे का कार्यक्रम। चंपावत में 12:40 पर सभा को सीएम संबोधित करने वाले हैं। 2:10 पर चंपावत में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। 3:40 पर अल्मोड़ा में सभा है। इसके अलावा चंपावत के टनकपुर में 5 बजे के बाद सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आज पिथौरागढ़ और चंपावत में उनका कार्यक्रम। अल्मोड़ा में भी वो पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी कार्यक्रमों करेंगे संबोधित। राज्य में जुमे की छुट्टी होती थी भाइयों बहनों, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणाएं की जाती थी और अब उनके प्रत्याशी हमारे मंदिरों में नहीं जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, आपके घरों में आने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर जाने में परहेज नहीं कर रहे भाइयों बहनों। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों फोटो आई थी, आपने देखी थी ना भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब अपनी बौखलाहट में मस्जिदों में जुमे के दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में फतवे जारी करवा रही है। इसलिए अब आपको तय करना है कि आगामी चुनाव में आपको समान नागरिक संहिता यानी कि देवभूमि के अंदर रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या मस्जिदों से फतवे जारी करने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरीयत कानून मानने वाली कांग्रेस चाहिए भाइयों बहनों। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, लगातार हम देख रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए, नगर निकाय के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरीके से कमान संभाल ली है। कल भी कई जगहों पर उनकी चुनावी सभाएं हुई। आज भी कई जगहों पर गरजते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। प्रिय, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मेगा प्रचार जो है आज भी जारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं। चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में उनका कार्यक्रम रहेगा। शुरुआत पिथौरागढ़ नगर निगम से करेंगे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो जनसभा करेंगे। लगातार पुष्कर सिंह धामी अपनी एक बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उनकी एक ही बात है कि हमारी सरकार की उपलब्धियां देखिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। उत्तराखंड में देखिए सरकार की जो योजना है, आयुष्मान जो योजना है, करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। 10 लाख से ज्यादा लोगों का जो है उसमें उपचार हो चुका है। उपचार के दौरान जिन लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत उपचार किया है उन लोगों को 10 लाख रुपए तक का जो है ट्रीटमेंट उनका हुआ है। तो ऐसे में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कार्यकर्ताओं को भी ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि कार्यकर्ता सभी लोगों को एक ही संदेश दें कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। ऐसी सरकार पहली कभी नहीं हुई जब जो सरकार विकास और विरासत की बात कर रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि विकास और विरासत जो उत्तराखंड की है वो उसमें किसी प्रकार की कोतुहाई न बरती जाए। इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है, गंभीर है, सक्रिय है। लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट नगर निकाय प्रचार में है। चाहे वो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे वो कृषि मंत्री गणेश जोशी हो, चाहे वो पशुपालन मंत्री सौरभ बगुना हो, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो पूरे दमखम के साथ नगर निकाय के चुनाव में है और सभी से अपील की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, हमारी सरकार को वोट दे। बीजेपी जो है बहुत एक्शन मोड में है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जनवरी माह में 3 बड़े जो है काम उत्तराखंड सरकार करने जा रही है। पहला बड़ा काम यह है कि जो यूसीसी है समान नागरिक संहिता, वो उसका इसी महीने जो है उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। दूसरा, यह जो है राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं 28 जनवरी से। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ यहाँ जो लोकल बॉडी का इलेक्शन जीतने जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ स्पष्ट इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों में तंजाकसी भी हो रही है। लेकिन ये 25 जनवरी को पता लग पाएगा कि किस पार्टी का कितना जो है परिणाम रहेगा। जी
बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार शहर की सरकार बनाने में कौन सी पार्टी सफल होती है। लेकिन हरीश, ज़रा ये बताइएगा कि इन चुनावों में मुद्दे आपको क्या समझ में आए हैं? क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन में हमेशा ये कहा जाता है कि सड़क हो, पानी हो, यही मुद्दे होते हैं। लेकिन सीएम जहाँ पर भी प्रचार के लिए जा रहे हैं तो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उसका जिक्र करते हैं। इसमें यूसीसी बहुत प्रमुख तौर पर, जिसका आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय खेल महोत्सव का भी। लेकिन क्या इस चुनाव में ये मुद्दे भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरे हैं क्या उत्तराखंड में? देखिए प्रिया, आपने सही कहा कि देखिए जो चाहे वो राष्ट्रीय खेल की बात हो या फिर समान नागरिक संहिता की बात हो, सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि हमारे ये बड़े काम रहे हैं। लेकिन नगर पालिकाओं की यदि मुद्दों की हम बात करें कि पहाड़ के मुद्दे अलग हैं और मैदानी इलाकों के मुद्दे अलग हैं। खासतौर पर जो पहाड़ के जिले हैं वहां के मुद्दे ये है कि उनके छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। कहीं पर जो है खड़ींचा निर्माण होना है, कहीं पर पेयजल आपूर्ति होनी, कहीं पर विद्युत आपूर्ति होती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के लोगों की जो है समस्याएं रहती है। उन समस्याओं को लेकर के लोकल बॉडी इलेक्शन लड़े जाते हैं। खासतौर पर जैसे मान लीजिए हम उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर 4 धाम का पड़ाव है। गंगोत्री यमुनोत्री दो उत्तरकाशी जिले में आता है। तो जो यदि हम गंगोत्री धाम की बात करें उससे पहले उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर नगर पालिका के लोगों को चाहिए कि जो कूड़ा है वो कूड़े की समस्या वहां पर है, क्योंकि जो जब 4 धाम श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो कूड़े की समस्या वहां बड़ी जो है समस्या रहती है, क्योंकि सारे निगमों के अलग अलग मुद्दे हैं और इसी को लेकर के तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर भी रहा है। सीएम भी कई जगहों पर गरजेंगे। हरीश, मैं लौट रही हूँ फिलहाल के लिए, आपका शुक्रिया। लेकिन अगली खबर भी जरा दर्शकों को हम बता दें। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा गरमा रहा है, साथ ही साथ मूल निवासी का मुद्दा भी हावी है। निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश की वजह से पर्वतीय मूल के वोटर का ध्रुवीकरण तेजी के साथ हो रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए अलर्ट हो जाने की बात की। इस मुद्दे पर सुबोध उनियाल भी खुलकर बोल रहे हैं। उत्पन्न करने का काम ना करें, ये बहुत गंदी बात है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जाति में, धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए आज मेरे यहाँ 40 वार्ड हैं यदि मैं ऋषिकेश की बात करूं, और एक मेयर के प्रत्याशी हैं। लगभग 30 लोग तो हमारे यहाँ पर्वतीय मूल के प्रत्याशी चुनाव लड़े, 30 से भी ज्यादा हैं। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। यहाँ राजनीति समाज को जोड़ने का काम करती है, और राजनीति में रहकर जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं वो कभी समाज के हितैषी हो नहीं सकते। कैसा माहौल है इस बार बीजेपी का? आप खुद ही देख लीजिए, बड़ी धमकियां दी गई, लोगों को काफी डराया गया। उसके बावजूद ये जनता का समूह बता रहा है कि आखिर जनता का प्रेम किसकी तरफ है। वही निकाय चुनाव में रुड़की की मंगलौर नगर पालिका से कांग्रेस के चौधरी इस्लाम को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त कर दिया गया। इसके बाद चौधरी इस्लाम ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देर शाम जैसे ही नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चौधरी इस्लाम का पर्चा बहाल किया तो समर्थक खुशी से झूम उठे। समर्थक चौधरी इस्लाम के आवास पर पहुंचे, नारेबाजी की। चौधरी इस्लाम ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा यकीन था। के अवाम की जीत हुई और ईमानदारी की जीत हुई, पूरा विश्वास था। अवाम आपको दिख खड़ी साहब सामने, सबका यकीन था कि हमारी जीत होगी। सब तैयार खड़े हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में फिर से मौसम बदलने के आसार है। अगले 3 दिन बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। चमोली, उत्तरकाशी में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी की संभावना है। ये बड़ी जानकारी। अगले 3 दिन बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। चमोली और उत्तरकाशी में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मेरे साथ हरीश थपलियाल, मेरे सहयोगी, लगातार कनेक्टेड है। हरीश, चमोली और उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बर्फबारी की संभावना है। अलग अलग हिस्सों में उत्तराखंड में फिलहाल मौसम का हाल क्या? प्रिया, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए जो मैदानी इलाके हैं वहां के लिए मौसम शुष्क रहने का अंदेशा जताया था और बिल्कुल सटीक साबित यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है। और खासतौर पर यदि मैं उत्तरकाशी और चमोली की बात करूं तो उत्तरकाशी में बर्फबारी से करीब जो हर्षिल वैली है, हर्षिल वैली में पूरी बर्फबारी से जो है सफेद चादर बिछ गई है। आसपास की जो चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। अभी बर्फबारी के चलते जो निचले इलाकों का तापमान है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रिया की जो सैलानी है वो बड़ी संख्या में इन सब के बीच बिना ठंड के बावजूद भी सैलानी जो है जो ट्रैकिंग इलाके हैं वहां पहुंच रहे हैं। केदारकांठा उत्तरकाशी में है और केदारकांठा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं चमोली के ओली में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच लगातार प्रशासन इस बात की जो है अपील कर रहा है कि श्रद्धालु ऐसे टाइम पर निकले जब आप मुफीद हो, आप समय आपके लिए मुफीद हो, क्योंकि सुबह पहाड़ी इलाका है, आप गाड़ी से जाएंगे तो जो है वहां आप अपने बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आपको गाड़ी का सहारा लेना होगा, क्योंकि जगह जगह हाईवे पर पाला गिरा हुआ है। तो ऐसे में आप संभल कर जाएं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका फॉलो करें और तमाम ऐसी सरकार के एसओपीज है और जो पुलिस वाले अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े हैं उनको उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें और फिर आप अपने आगे गंतव्य की ओर बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस ट्रैक पर आप जा रहे हैं, क्योंकि केदारकांठा जो ट्रैक है उस ट्रैक की हाइट करीब 4 से 5 हजार मीटर पर केदारकांठा ट्रैक है। उस ट्रैक पर आप अपना ख्याल रखें, जो जरूरी सामान है उसको लेकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा, पिछले साल यदि हम 2024 की बात करें तो 2024 में करीब 4 से 6 ट्रैकर की वहां पर जो है बर्फबारी के चलते वहां पर कैजुअलिटीज हो गई थी। बिल्कुल, तो और ऐसे में सतर्क रहना होगा। हालांकि प्रशासन के पास ऐसे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं वो विशेष तौर पर सावधानी बरते, इस वक्त जरूरी है। हरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मौसम बदलने के आसार है, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर कर दिया गया, कई जगहों पर बर्फबारी होगी और ठंड बढ़ेगी, तो आपको अपना रखना है बहुत ख्याल। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से मशहूर मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। सीएम ने चमोली में स्थित श्री कालू विनायक मंदिर की खासियत का जिक्र किया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि जनपद चमोली में स्थित श्री कालू विनायक मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गणेश मंदिर है। ये पवित्र स्थल रूपकुंड ट्रैक मार्ग पर स्थित है, जहां से हिमालय की नंदा घूंटी और त्रिशूल पर्वत की भव्य झलक देखने को मिलती है। अपने उत्तराखंड आगमन पर यहाँ अवश्य पधारें। वहीं रुड़की के जगन्नाथ हॉस्पिटल में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। पीड़ित सोनू कुमार ने बताया कि गलत इलाज की वजह से उसका एक पैर काटना पड़ा, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसने जानकारी दी कि 10 अक्टूबर को उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उसे रुड़की के जगन्नाथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 1 महीना जगन्नाथ हॉस्पिटल में इलाज हुआ, दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। एम्स में इलाज के दौरान उसका एक पैर काट दिया गया। जानकारी है कि गलत इलाज की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर पारित अग्रवाल ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। मेरा 26 तारीख में एक्सीडेंट हो गया था इकबालपुर के पास में, तो 26 तारीख की रात को मुझे यहाँ भर्ती कर दिया था डॉक्टर के यहाँ पे। तो इन्होंने अगले दिन मेरा ऑपरेशन कर दिया 27 तारीख में। उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा चला गया ना, हर मतलब 30 से 34 दिन पट्टी करते रहे स्टार्ट में। अब पूरा 1 महीना बाद इन्होंने लापरवाही कर करके ऐसे जब पूरा पैर बिल्कुल खराब हो गया, गल गया, तब जाके इन्होंने मना किया कि अगर आप दूसरी जगह दिखा लो। अब जाके मैं 10-15 हॉस्पिटल में घूमने के बाद में तब मेरा देहरादून जाके पैर कटा। डॉक्टर ने बोल दिया कि लास्ट यही है, इसमें पूरे में सेप्टिक फैलते जा रही थी, नहीं तो पूरा पैर खराब हो गया था मेरा। अब तो सर मैं न्याय चाह रहा हूँ, जितना मेरा पैर खराब हो गया, काटा है। दिक्कत ये है कि अगर पेशेंट का इलाज हम अपने पास करें और ठीक ना हो तो भी हमारी गलती, और ठीक कुछ भी दिक्कत हो जाए तो भी हमने अपनी तरफ से जब तक कोशिश कर सकते थे जब तक करी। जब हमको लगता है कि ये आगे भेजने के लायक है पेशेंट तो हम आगे भेज, तो हमने जब आगे भेजा उसको, तो आगे उसने कहाँ उसका इलाज कराया ये मुझे नहीं पता। अब जिस अस्पताल में इसने इलाज करवाया ये सवाल तो उनसे भी पूछे जाने चाहिए ना। तो रेफर करने का कारण क्या बना? रेफर कारण का ये था कि उसको प्लास्टिक सर्जन की जरूरत थी, इन्फेक्शन बढ़ रहा था जो मैं छोटी जगह पे नहीं संभाल सकता। तो मैं बड़ी बहुत कॉमन होते हैं हर सर्जरी में, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसका हम बता के ही ऑपरेशन करते हैं। तो क्या मानते जो उसकी टांग कटी है, क्या मानते? ना हमारे पास कटी, ना हमें पता कहाँ हुआ, किसने किया हमें ये भी नहीं पता।